बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में शैवाल के लेक्चर्स में आज हम लोग क्लास क्लोरोफाइसी का मेंबर ओडोगोनियम हम लोग आज पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसकी जो सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है उसको देखते हैं। ये डिवीजन क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर ओडोगोनियल्स और इसका जीनस जो है वो ओडोगोनियम है। ये जो ओडोगोनियम है ये एक फ्रेश वाटर फिलामेंटस एल्गा, जिसका मतलब है अलवण जलीय तंतुल शैवाल होता है और इसकी लगभग 400 जातियां हैं और ये मुख्य रूप से जल कुंडों में तथा शांत जल में पाई जाती हैं। भारतवर्ष में ओडोगोनियम की 200 जातियां पाई जाती हैं, जिसमें ओडोगोनियम यूरोलेटम जो है या ओडोगोनियम एलिगेंस ये मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं ओडोगोनियम के थैलस की संरचना के बारे में। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये मुख्य रूप से जलीय और ये फिलामेंटस एल्गी है और इसका जो फिलामेंट होता है वो अशाखित तंतु होता है और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो एक पंक्तिक क्रम में या एक यूनिसीरिएट प्रकार से एक ही पंक्ति में क्रम में व्यवस्थित होती हैं। इसके अगर हम सेल्स को इसको देखेंगे स्ट्रक्चर को, तो इसमें हमें पोलैरिटी नज़र आती है, क्योंकि इसकी जो आधारीय कोशिका है और जो इसकी एपिकल कोशिका है उसके स्ट्रक्चर में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसकी जो बिल्कुल आधारीय कोशिका होती है या जो बेसल सेल होती है वो रंगहीन होती है और वो होल्ड फास्ट का कार्य करती है, जिसको हम लोग स्थापांक भी कह सकते हैं, उसका कार्य करती है। और इस जो कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, ये रंगहीन होती है और इसका जो बिल्कुल डिस्टल या जो समीपस्थ छोर होता है, जैसे अभी हम देखेंगे, वहाँ पर उंगलियों के समान प्रोजेक्शंस जो हमें दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। और ये जो होल्ड फास्ट होता है ये इस तंतु को या इस फिलामेंट को आधार से चिपकाने का कार्य करता है। और इसका जो दूरस्थ कोशिका होती है, जो सबसे जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसकी जो डिस्टल सेल होती है वो चौड़ी हो सकती है या गोल हो सकती है या लंबी हो सकती है या कई बार वो हेयरी आउटग्रोथ के रूप में भी पाई जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी जो फिलामेंट है उसमें हमें ध्रुवता नज़र आती है। एपिकल बेसल पोलैरिटी या शिखाग्र आधारीय ध्रुवता इसमें हमें देखने को मिलती है। अब हम इसकी सेल के बारे में बात करते हैं। इसकी जो ओडोगोनियम की कोशिकाएं होती हैं वो ज़्यादातर बेलनाकार होती हैं और इसकी जो होल्ड फास्ट को हम अगर छोड़ दें तो होल्ड फास्ट के या स्थापांक जिसको हम कहते हैं, जो सबसे इसके नीचे की तरफ कोशिका होती है, होल्ड फास्ट को छोड़कर बाकी सभी कोशिकाओं में रिजिड सेल वॉल पाई जाती है। होल्ड फास्ट में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो 3 लेयर्स में विभाजित होती है। सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है वो काइटिन होती है, बीच वाली पेक्टिन होती है और जो सबसे अंदर वाली होती है उसको हम लोग सेलुलोज कहते हैं। इनकी जो तंतु होती है इनके बाहर म्यूसिलेजिनस या श्लेष्मी आवरण जो है वो नहीं पाया जाता। जैसे आपने पहले देखा था उन कोशिकाओं में, जैसे हमने नॉस्टॉक पढ़ा था या वॉल्वॉक्स, उसमें जिलेटिनस मैट्रिक्स पाई जाती थी, इसमें वो आवरण जो है वो नहीं पाया जाता है। सेलुलोज की एक पतली जो परत होती है उसके अंदर कोशिका द्रव पाया जाता है। कोशिका के अंदर सेल सैप से भरा हुआ एक वैक्यूल पाया जाता है और इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो जालिका वृत्त प्रकार का होता है। रेटिकुलेट प्रकार का क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है, जो एक जाल के रूप में पूरी कोशिका में फैला हुआ होता है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर अनेक पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं। इसमें जो इसकी जालिका होती है इसमें इसके इंटरसेक्शंस होते हैं या इसके जो प्रतिच्छेदन होते हैं वहाँ पर पायरेनॉइड जो है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस या एक ही केंद्रक होता है
और ये ज़्यादातर कोशिका द्रव्य में क्लोरोप्लास्ट जो है वो बीच में स्थित होता है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ओडोगोनियम के तंतुओं में एक और बहुत जो मेन इसका स्ट्रक्चर होता है इनकी कोशिकाओं में, इनकी कोशिकाओं के जो डिस्टल या दूरस्थ छोर होता है वहाँ पर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम लोग कैप्स कहते हैं। इनके ऊपर कैप्स पाए जाते हैं। इसमें ये पट्टियां जो हैं इनको कैप्स कहते हैं, और वो कोशिकाएं जिन कोशिकाओं में ये पाई जाती हैं इनको एपिकल सेल्स कहा जाता है, इनको कैप सेल्स कहा जाता है। जो ओडोगोनियम में अगर हम लोग इसकी वृद्धि की बात करें, इसमें जो ग्रोथ होता है वो इंटरकैलरी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। जो अंतर्वेशी कोशिकाएं होती हैं उनके विभाजन से इसमें ग्रोथ होती है। जो विभाजित कोशिकाएं, और इसमें जो दो कोशिकाएं, जो डिस्टल वाली मतलब जो होल्ड फास्ट है और जो इसकी एपिकल कोशिका है, उनको छोड़कर हर एक कोशिका में जो सेल डिवीजन करने की क्षमता होती है, पर ये ज़्यादातर ऐसा होता है कि हर में ना होकर कुछ कोशिकाओं में ही विभाजन होता है। और जो विभाजित कोशिका होती है उसके शिखर पर कैप्स पाई जाती हैं, तथा किसी भी कोशिका में जो ये एपिकल कैप्स होती हैं वो उस कोशिका में कितने विभाजन हुए हैं उसकी संख्या को दर्शाने का कार्य भी करती हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे ओडोगोनियम के जो फिलामेंट है उसके बारे में, और इसके एक सेल के बारे में और कैप सेल के बारे में। इस लेक्चर में हम इसके अलावा इसमें जो वेजिटेटिव और इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम आते हैं इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे। जो इसमें कायिक जनन है इसमें दो प्रकार से होता है, खंडन के द्वारा या फ्रैगमेंटेशन के द्वारा, तथा निश्चेष्ट बीजाणुओं या एकाइनेट्स के द्वारा। जो फ्रैगमेंटेशन है ओडोगोनियम में, उसके तंतु के छोटे छोटे खंडों में ये टूट जाता है और प्रत्येक खंड का नया जो एक फिलामेंट डेवलप करने की इसमें क्षमता होती है। तो इस प्रकार से जो ये फ्रैगमेंट जो है वो नया तंतु जो है वो डेवलप कर लेता है। और दूसरा जो इसमें मेथड है वो एकाइनेट्स या निश्चेष्ट बीजाणुओं के द्वारा होता है। इसमें कभी कभी ओडोगोनियम के तंतुओं में कुछ लाल या भूरे मोटी भित्ते वाले बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है जिनको हम लोग एकाइनेट्स कहते हैं। और ये निकाय एकाइनेट्स जो है प्रायः छोटी छोटी श्रृंखलाओं में पाई जाती हैं, और जब ये अंकुरित होती हैं तो अंकुरित होकर ये नए तंतु का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन और एकाइनेट्स के फॉर्मेशन के द्वारा हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ओडोगोनियम में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये मुख्य रूप से चल बीजाणुओं के द्वारा या ज़ूस्पोर्स के द्वारा होता है। जो इसके अंदर होल्ड फास्ट है और जो इसकी एपिकल कोशिका है, इन दो कोशिकाओं को छोड़कर इसकी तंतु की कोई भी कोशिका जो है, कोई भी कोशिका जो है वो ज़ूस्पोरेंजियम का कार्य कर सकती है, और प्रत्येक जो कोशिका है वो ज़ूस्पोरेंजियम में कन्वर्ट हो जाती है, और प्रत्येक जो ज़ूस्पोरेंजियम या बीजाणुधानी होती है उसमें केवल एक ही बीजाणु चल बीजाणु का निर्माण होता है। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ डायग्राम। और इसका जो चल बीजाणु होता है जब ये परिपक्व हो जाता है तो बीजाणुधानी जो है वो जो शिकाग्र टोपी वाला क्षेत्र होता है जहाँ पर जो इसका जहाँ पर ये इसके कैप होती है उस जगह से ये टूट जाती है, और टूट जाने के बाद चल बीजाणु जो है चल बीजाणुधानी में से या बीजाणुधानी में से बाहर आ जाता है। जो बीजाणुधानी से विमुक्त होने के बाद या वहाँ से निकलने के बाद ये जो ज़ूस्पोर होता है वो उसके बाहर एक श्लेष्मयी पुट्टी या विसाइकल से घिरा रहता है, जो बाद में जल से, यहाँ पर आप देख लीजिए इसके बाहर एक विसाइकल होता है या म्यूसिलेजिनस शीट होती है, और म्यूसिलेजिनस शीट से फिर बाहर निकल के जल में विलीन हो जाती है वो इसकी विसाइकल, और उसके बाद ये चल बीजाणु जो है ये विमुक्त हो जाते हैं।
विमुक्त होने के, अच्छा अब एक बात और बतानी है कि चल बीजाणु का जो शेप होता है वो ज़्यादातर गोलाकार होता है या नाक रूपी हो सकता है, पियर शेप्ड होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वो हरे रंग का होता है और इसके अंदर न्यूक्लियस की संख्या 1 होती है, इसका मतलब एक केंद्र की होता है। और इसका जो एंटीरियर या अग्र छोर होता है उसमें जो कचाप क्षेत्र होता है वहाँ पर जो कशाभिकाओं का एक चक्र जो है वहाँ पर पाया जाता है, वो एक चक्र के रूप में वहाँ पे कशाभिकाएं जो हैं उसमें पाई जाती हैं। अब इसके बाद जिस समय जर्मिनेशन के टाइम पर क्या होता है, ये जो चित्र F और G है ये इसके जर्मिनेशन को दिखा रही है। तो विमुक्त होने के बाद या वहाँ से रिलीज होने के बाद जो जूस्पोर होता है करीब 1 घंटे तक ये गतिशील रहता है और उसके बाद ये जो अपना इसका एंटीरियर साइड होता है जहाँ पर कशाभिकाएं पाई जाती हैं वो किसी ठोस जगह पर चिपक जाता है और उसके बाद इसकी जो कशाभिकाएं होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। उसके बाद ये सेल जो है वो लंबाई में बड़ा हो जाता है और लंबा होने के बाद इसमें एक अनुप्रस्थ डिवीजन होती है या एक ट्रांसवर्स डिवीजन होती है जिसके फलस्वरूप इसमें 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। जो बेसल आधारीय होती है वो रंगहीन कोशिका बनती है जो कि बाद में होल्ड फास्ट में कन्वर्ट हो जाती है और जो ऊपर वाली कोशिका होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। शिकाग्र वाली जो कोशिका होती है वो हरे रंग की होती है। फिर उसमें फिर से जब ट्रांसवर्स डिवीजन होता है या अनुप्रस्थ जो डिवीजन होता है बारी बारी से डिवीजन होने की वजह से एक नए तंतु का वो निर्माण कर देती हैं। तो ये तो बात हो गई इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है तो उसको समझाने के लिए मैं एक नया लेक्चर बनाऊंगी। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से अब आप देख लीजिए कि आज के लेक्चर में हमने इसकी ओडोगोनियम की क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लिया, इसके थैलस की स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया है, इसकी कोशिका को डिस्कस कर लिया, फिर इसमें पाया जाने वाला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने बात कर ली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नया लेक्चर लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।